बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं और आज की वीडियो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि आप एग्ज़ाम टिप्स के ऊपर या पेपर अटैम्प्ट किस तरह से किया जाता है उसकी टिप्स के ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि पेपर अटैम्प्ट किस तरह से किया जाता है और किस तरह से आप एफिशिएंटली एग्ज़ाम को फिनिश कर सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे करते हैं, उसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है, क्या आप कम एफर्ट के साथ मैक्सिमम स्कोर हासिल कर लें। तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि आप ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे इम्तहानात देंगे, एग्ज़ाम्स देंगे, तो उसके अंदर ये टिप्स आपको हेल्पफुल होंगी। और ये जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा आज, वो मैंने खुद भी ज़िंदगी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स देने के साथ साथ मैंने बहुत सारी जगह पे पेपर चेकिंग भी की हुई है। तो मैं एज अ पेपर चेकर के तौर पर जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं कि क्या चीज़ जो एग्जामिनर होता है उसको कौन कौन सी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपील करती हैं पेपर में, वो उन तमाम चीज़ों का मैं आज आपके सामने जो है वो डिस्कशन करूँगा, ताकि आप जब भी कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें तो आप उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें और आप अपने स्कोर को उतनी ही एफर्ट के साथ, जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं उसी एफर्ट के अंदर रहते हुए आप अपने स्कोर को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। एग्ज़ाम प्रिपरेशन से मुराद ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप प्रिपेयर स्मार्टली, कि आप स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क करें। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आपका हार्ड वर्क भी जो होगा वो आपके काम नहीं आएगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ऐसा है कि जो दिन रात तैयारी करता है और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं बुक के तमाम चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लूँ। वो एफर्ट करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है, एट द एंड उसको पता लगता है कि मैंने 5 चैप्टर ही कंप्लीट किए हैं और बाकी के 5 चैप्टर जो हैं वो स्किप हो गए हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है कि जो हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक कर लेता है और पूरी बुक के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर कर लेता है। अब उससे क्या होगा कि उसकी पूरी बुक की प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है, क्योंकि उसने स्मार्ट वर्क किया, उसने टॉपिक्स चूज किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी के ऊपर तैयार किया और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको उसने बाद में तैयार किया। तो इससे क्या होगा, क्या उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरी बुक के तैयार हो जाएंगे और कुछ चैप्टर्स स्किप नहीं होंगे। तो आपने स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के ज़रिए से आप कम एफर्ट के अंदर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है उसके ऊपर हम एक अलग से भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप पेपर की तैयारी स्मार्टली करें, पास्ट पेपर्स को फॉलो करें, ट्रेंड फॉलो करें कि किस तरह के सवाल आते हैं, उसके मुताबिक आप अपने आप को तैयार करें जो भी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम डे के ऊपर आप क्या करें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी हैं, रोल नंबर स्लिप, आईडी कार्ड वगैरह, वो तमाम लेके जाएं। अपनी जो इंपॉर्टेंट स्टेशनरी है, पेन, रूलर, मार्कर, पेंसिल वगैरह और कैलकुलेटर भी अगर रिक्वायर्ड हो तो वो तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और पेन वगैरह एक आध एक्स्ट्रा भी अगर आप रख लें तो आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे अगर मैथ का पेपर है या जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने करनी है और आप कैलकुलेटर नहीं लेके गए, तो जाहिर बात है अगर मैथ का पेपर है तो मैं भी मैथ के क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी तो हो सकता है कि मैं अपना पेपर छोड़कर आपको कैलकुलेटर तो नहीं दूंगा। तो इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप अपनी चीज़ें पूरी रख के जाएं। उससे ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर सामने घूम रहा है, आप छुप छुप के किसी से कभी पेंसिल मांग रहे हैं, कभी कुछ कोई और चीज़ मांग रहे हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपका फोकस पेपर में क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ये तो वो बातें हैं कि जो आपने एग्ज़ाम में जाते हुए या एग्ज़ाम से पहले पहले जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। असल जो आज की वीडियो का हमारा मकसद और टॉपिक है वो ये है कि आपने एग्ज़ाम जब अटैम्प्ट करेंगे तो उनमें किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा डिस्कशन हम उसी के ऊपर करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप मेरी जो टिप्स हैं उसको फॉलो करेंगे। तो आपको वाकई खुद भी फील होगा कि मेरा पेपर जो है वो अच्छा अटैम्प्ट हो गया। अब हम पेपर की बात करते हैं या एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप का जो एग्जामिनर है, जिसने पेपर चेक करना है, वो आपको नहीं जानता। अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज मार्किंग होती है, तो जहाँ पे रोल नंबर्स लिखे लिखे जाते हैं स्पेशली,
ठीक है। तो वहाँ पे आप एग्जामिनर जो है वो आपको नहीं जानता कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। आपको ना जानने से मुराद ये नहीं है कि आपका नाम वगैरह, बल्कि ये नहीं जानता कि आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। ठीक है। वो पास्ट रिकॉर्ड आपका पेपर बताएगा कि आप जो है कितनी एफर्ट करके आए हैं, और आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या आप सर से उतारने वाले स्टूडेंट हैं। वो हमेशा जब भी पेपर चेक किया जाता है तो फर्स्ट जो इम्प्रेशन है ना आपका, जो प्रेजेंटेशन होती है पेपर की, वो ही फर्स्ट इम्प्रेशन है, और उसी से एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि ये जो स्टूडेंट है ये प्रॉपर पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला। ठीक है। अब उसके लिए बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। आपने बहुत ध्यान से सुनना है। बहुत सारी आपको पता भी होंगी और बहुत सारी बातें आपको पता भी हैं, आप फॉलो नहीं करते। लेकिन छोटी छोटी ये बातें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आपका बहुत ज़्यादा क्या है, उससे आपके रिजल्ट्स क्या हो गए हैं, इंप्रूव हो गए हैं। अब प्रेजेंटेशन आपने अच्छी रखनी है। प्रेजेंटेशन अच्छी रखने से हरगिज़ ये मुराद नहीं होता कि आप वहाँ पे कोई खुशखती करें या इस तरह की कोई एक्टिविटी करें, बल्कि आपने सिर्फ क्या करना है कि पेपर आपका नीट होना चाहिए। ठीक है। नीट पेपर किस तरह से हो सकता है कि आप मार्जिन्स लगाएं, पेंसिल स्केल लेके जाएं या मार्कर से या किसी भी चीज़ से आप मार्जिन्स लगाएं, और मार्जिन्स के दरमियान दरमियान में लिखें। ठीक है। मार्जिन से बाहर आप ना जाएं। लाइन के ऊपर लिखें, लाइन से ऊपर नीचे ना जाएं। ऐसा ना हो कि आधा लफ्ज़ जो है वो उड़ ना रहे हो आपके लफ्ज़। ठीक है। बल्कि लाइंस के दरमियान में लिखें। बहुत ज़्यादा कटिंग ना करें। ये नहीं कि आप यूं यूं बस पूरे पेपर के ऊपर आपका ब्लैक ब्लैक हुआ हुआ हो। ठीक है। अगर सपोज इंसान इंसान से मिस्टेक हो भी जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो भी पेपर को विजिबली गंदा कर देता है। वो अच्छा इंप्रेशन आपका नहीं पड़ता अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इस्तेमाल किया हो। अगर फ्लूइड आपके पास नहीं है तो उसका आसान हल ये है कि बजाय ये कोई चीज़ गलत हो जाए तो आप इसको पूरा काला कर दें। आप सिंपल एक इसके दरमियान में यूं एक स्ट्रेट लाइन लगा दें, क्रॉस कर दें। तो एग्जामिनर भी माशाल्लाह समझदार है, और तो उसको वो क्रॉस नज़र आ जाएगा और वो इसको समझेगा कि ये से मिस्टेक हो गई है। ठीक है। बजाय आप इसको पूरा काला कर देंगे तो एग्जामिनर का पहला जैसे ही उसको देखेगा तो उस काले पे नज़र पड़ेगी। अगर आप सिंगल लाइन लगा देंगे तो हो सकता है कि वो वैसे ही इग्नोर हो जाए। ठीक है। हेडिंग्स का इस्तेमाल करें, और हेडिंग्स के इस्तेमाल के साथ साथ आप प्रॉपर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेपर में। अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग दे रहे हैं पेपर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना, आपका जो व्यू है पेपर का, वो अच्छा हो जाता है। ठीक है। स्पेसिंग से मुराद ये है कि जब आपने एक हेडिंग दी तो हेडिंग के फौरन बाद इज इक्वल टू के बाद ना स्टार्ट करें, बल्कि अगली लाइन से स्टार्ट करें। एक हेडिंग आपकी कंप्लीट होगी, फिर एक लाइन छोड़ें, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दें। इसी तरह से क्वेश्चन लिखा है आपने, तो क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ के फिर आंसर लिखना स्टार्ट करें। तो ये छोटी छोटी, और इसी तरह क्वेश्चन एंड हो गया उसके बाद भी आप थोड़ा स्पेस दे के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो ये जो स्पेसेस हैं ये आपके पेपर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है। और इसी तरह से आप दो पेन्स का इस्तेमाल करें, एटलीस्ट टू पेन्स का इस्तेमाल करें, जिसमें ब्लैक एंड ब्लू, नॉर्मली आपको पता है ट्रेडिशनल पेन्स हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक हम क्वेश्चंस लिखने के लिए या हेडिंग्स वगैरह देने के लिए, और ब्लू पेन को हम बाकी जो हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उसके लिए इस्तेमाल करें। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी मिस्टेक करते हैं कि बस वो ऊपर क्वेश्चन लिख देते हैं, बाकी पूरा आगे 4 पेज है ना वो नीला आपको नजर आएगा, तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा आपको। ठीक है। मार्कर्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन मार्कर्स का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर है, जो पेज क्वालिटी है आपकी, वो बेहतर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ मार्कर लिखें तो पीछे उसका जो है वो इमेज चला जाए, और पीछे वाला जो आपने लिखा है वो सारा मिक्स हो जाए, तो उससे आपका बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो मार्कर इस्तेमाल करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्कर एक तो बहुत ज़्यादा वो ना हो कि आप बहुत इंप्रेशन ना छोड़े। ठीक है। कि बैक पे चला जाए। लाइट मार्कर्स का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है ना, वो आउट क्लास हो जाएगी। अब आपके सामने मैं एक सिचुएशन रखता हूँ। एक स्टूडेंट ऐसा है कि जो जिसने एक क्वेश्चन आया कोई भी पेपर के अंदर, उसने वो पेपर में जो क्वेश्चन था वो वर्ड टू वर्ड बुक वाला एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन उसने बहुत गंदे स्टाइल में लिखा। ना मार्जिन्स लगाए, ना हेडिंग्स दी। एक पेन इस्तेमाल किया, नीला पेन से लिखना शुरू कर दिया, और स्टूडेंट के दिल में ये है कि जी मैं तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिख रहा हूँ और मेरा पेपर बिल्कुल ही तबाही हो रहा है और बस मैं टॉप करूंगा। ठीक है। एक सिचुएशन ये है आपके सामने।
दूसरी सिचुएशन, कोई एवरेज स्टूडेंट है मेरी तरह का और उसने थोड़ा बहुत उसको आता है, उसने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हुए उसने हेडिंग्स दी हैं, प्रॉपर स्पेसिंग दी है, नीट एंड क्लीन लिखा है, मार्जिन्स में लिखा है और 100% बुक के मुताबिक नहीं लिखा है, 70-80% बुक के मुताबिक लिखा है। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगा अगर आप एग्जामिनर हो। तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट गंदा लिखेगा आपके माइंड में उसके लिए ये इंप्रेशन जाएगा कि ये स्टूडेंट क्या है, इसने सर से उतारा हुआ है, ठीक है, ये इतना पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है, यही इंप्रेशन जाएगा ना। तो उसको मार्क्स क्या मिलेंगे, बेशक उसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ हो, लेकिन उसको देखते साथ ही आपका इंप्रेशन उसके लिए क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको एग्जामिनर मार्क्स क्या करेगा, कम देगा। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जो है एवरेज, लेकिन उसने अपने पेपर को ऐसे प्रेजेंट किया है कि बस टॉपर वही है, ठीक है, तो वो इंप्रेशन चला जाएगा एग्जामिनर के माइंड में कि ये तो किसी लायक बच्चे का पेपर मेरे पास आ गया, तो उसको ऑटोमेटिकली जहाँ 6 मार्क्स बनते होंगे 10 में से, तो वो उसको 8 दे देगा, ठीक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप पेपर में तैयारी ना करें और सिर्फ प्रेजेंटेशन ही करें, आपने कुछ ना कुछ मटेरियल भी लिखना ही है। इसलिए मैंने कहा कि 60-70% आपको आना भी चाहिए, लेकिन 60-70% अगर आपको आता है तो आप उसको प्रेजेंटेशन के जरिए से 80-90 पे लेके जा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपने फॉलो करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट या टिप है आपके लिए वो है टाइम मैनेजमेंट। कि आपने जो आपके पास टाइम गिवन है उसके मुताबिक आप अपना टाइम मैनेज करें और किसी एक सवाल में बहुत ज़्यादा एफर्ट ना पुट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कशन करते हैं, आप लोगों को भी ये बात नहीं पता होगी शायद। देखें, बड़ी लॉजिकल मैं आपको एग्जांपल के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट से मुराद क्या है। अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि अगर 3 घंटे हैं और हमने 5 सवाल करने हैं तो हम क्या करें, 3 घंटे को डिवाइड करते हैं इक्वली 5 के साथ, तो इतना ये इसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं कहते, क्योंकि हर सवाल आपका सेम टाइम नहीं मांगता। क्या हर सवाल सेम टाइम मांगता है? कोई सवाल हो सकता है कि आप 15 मिनट में कर लें, कोई सवाल हो सकता है आप 45 मिनट में करें। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आप एक तो पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। मिस के अलावा अगर सपोज मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं और मैंने पहले सवाल पे 1.5 घंटा लगा दिया, ठीक है, और मैंने 5 क्वेश्चंस करने थे, तो आप अब देखें कि एक सवाल में मैंने हाफ टाइम लगाया है और 80% ऑफ द पेपर के लिए हाफ टाइम मेरे पास अवेलेबल है। तो क्या ये कोई अक्लमंदी है कि आपने 20 मार्क्स के लिए आधा टाइम ज़ाया किया और 80 मार्क्स के लिए आधा टाइम? तो ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। और इसमें अगर एक और बात समझने वाली ये है कि सपोज अगर मैं पहला सवाल मैं बिल्कुल बस जो है फ्लो में जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि बस आज तो जो है वो इससे अच्छा सवाल मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता, या मेरे जितना अच्छा सवाल कोई क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा पूरे हॉल के अंदर, तो फिर भी उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में मेरे 25 या 30 नंबर नहीं आ जाएंगे। ऐसी होगी नहीं, बल्कि 20 में से हो सकता है कि अगर एवरेज स्टूडेंट के 12 मार्क्स आते हों, 13 मार्क्स आते हों थ्योरेटिकल सवाल के अंदर, तो मेरे 15 आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे चलें। इसका मतलब यह है कि मैं एडिशनल 2 से 3 मार्क्स ले रहा हूं अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से। लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है कि बाकी का जो 80% पेपर है वो अब मुझे जल्दबाजी में करना पड़ेगा। ऐसे ही होगा कि नहीं? वो पेपर मुझे जल्दबाजी में करना पड़ेगा और जो मैं उनको भी वहां जहां पे अगले सवालों में मेरे 12-12 मार्क्स आने थे, जल्दबाजी की वजह से वहां 12 की जगह मैं 10-10 या 8-8 मार्क्स लूंगा। तो आप खुद मुझे बताएं कि 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए क्या मुझे अगले तमाम सवालों में 3-4 मार्क्स सेक्रीफाइस करने चाहिए कि नहीं? इसको हम कहते हैं कि आप किसी एक क्वेश्चन के अंदर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना पुट करें। आपको लगता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कंप्लीट हो गया, आप मूव ऑन कर जाए नेक्स्ट की तरफ। और अगर आपको लगता है कि जी जो पूछा गया है वो हो गया और मुझे और भी आता है और टाइम भी मैनेज मैं कर सकता हूँ इजीली, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, ठीक है। 1-2 मार्क्स इजाफी लेने के लिए अपने पेपर को खराब ना करें, बाकी क्वेश्चंस का स्कोर को खराब ना करें। इसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है राइट क्वेश्चन टू स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबको पता भी है इस बारे में, लेकिन मैं आपको इसकी एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। कभी भी अपने पेपर को वीक क्वेश्चन से स्टार्ट ना करें, ठीक है, हमेशा अपने पेपर को स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करें। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ये करते हैं कि पेपर में जैसे अगर सपोज जिस तरह से आदत होती है स्टूडेंट्स की
कि वो रास्ते में भी पढ़ते हुए जाते हैं, पेपर ख़त्म होने तक जो है वो आखिर में बाहर भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हेडिंग्स याद कर रहे होते हैं। तो वो क्वेश्चन कि जिसमें स्टूडेंट वीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा सवाल है कि जिसकी हेडिंग्स मुझे याद ही नहीं हो रही, मैं ज़बरदस्ती बस आखिरी टाइम तक जो है ना वो पढ़ी जा रहा हूँ कि किसी तरह से हेडिंग्स मेरे जहन में रह जाएं। अब पेपर जब स्टार्ट होगा और वही सवाल अगर आया, पेपर के अंदर वही सवाल आ गया, तो साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में ये आएगा कि यार सबसे पहले मैं यही सवाल अटेम्प्ट कर लूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हेडिंग से ही भूल ना जाए। ऐसा आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे जिसका हमें डाउट होता है, जिसके बारे में हम खुद डाउटफुल हैं, यार ये क्वेश्चन बड़ा मैं इसमें वीक हूँ, ठीक है, और इससे मैं स्टार्ट कर लूँ ताकि मेरा ये सवाल अटैम्प्ट हो जाए, और हम जल्दी जल्दी में जो बाहर से हम हल्का फुल्का हेडिंग्स देख कर आए उसी से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन को इतना वीक ज़्यादा अच्छा नहीं जाता क्योंकि वो उसके बारे में कॉन्फिडेंट पहले ही नहीं हूँ। अब होता ये है कि आपको तो खुशी हो गई कि जी आपने एक सवाल अटेम्प्ट कर लिया, देखें तैयारी भी खास नहीं थी, लेकिन बस बाहर जो पढ़ा था जहन में भी पता ताज़ा था, तो मैंने सवाल अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद आप अपने जो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चले जाते हैं, आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई हो गए कि जी पेपर अटेम्प्ट हो गया। लेकिन जब एग्जामिनर के सामने वो पेपर जाएगा तो सिचुएशन डिफरेंट होती है, क्योंकि एग्जामिनर के सामने, मैंने जिस तरह आपको बताया कि एग्जामिनर के सामने आपका पेपर ने इंप्रेशन क्रिएट करना होता है आपके बारे में, और वो इंप्रेशन आपका पहले सवाल से क्रिएट होता है। अगर आपने पहला सवाल ही ऐसा अटेम्प्ट किया कि जो वीक है, तो एग्जामिनर के माइंड में क्या आएगा कि ये स्टूडेंट वीक है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल ठीक भी किया हो तो वो उसी माइंड के साथ आपके बारे में जो इंप्रेशन क्रिएट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी माइंड के साथ आपका पेपर चेक करेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स अगले क्वेश्चन में भी नहीं मिलेंगे। ये इंसान की साइकोलॉजी है ना ये। आप खुद भी एग्जामिनर की जगह हो तो आप खुद सोचें इसी तरह ही होगा कि नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमेशा पहला सवाल जो है वो स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट करना है, उसमें हेडिंग्स देनी है, जो जो सवाल आपको सबसे अच्छा आता है आप कोशिश करें कि सबसे पहले वो अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो उससे ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा और उससे आपको एडवांटेज हासिल होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप तमाम सवाल अटेम्प्ट करें, ठीक है। तमाम सवाल से मुराद ये है कि जो आपसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है ना पेपर में कि 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, 3 करने हैं, जितने भी करने हैं वो तमाम आप अटेम्प्ट करें, कोई सवाल मिस ना करें, कोशिश ये करें, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में आया कि जी 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, आपको 4 सवाल आते हैं, 5-6 सवाल के बारे में जो पूछा गया है वो आपको नहीं आता, लेकिन आपको उस टॉपिक के बारे में कोई और नॉलेज है, तो आप कुछ ना कुछ उसके अंदर लिख दें। देखिए, अगर आपने वो सवाल छोड़ दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 मिलेंगे कि नहीं, आपने कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर आप उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत अगर पता है, कुछ ना कुछ लिख दें, बेशक जो सवाल में पूछा गया है वो ना लिखें, आपको उस टॉपिक के बारे में जो पता है, जो पूछा गया है वो लिख दें, तो आपको हो सकता है एग्जामिनर कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे दे, ठीक है। आप छोड़ेंगे तो 0 तो आपको मिलने ही मिलने हैं ना, तो क्यों ना आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें, थोड़ा बहुत लिख लें, तो हो सकता है आपको 2 3 4 5 नंबर मिल जाएं। या अगर आप फेल के करीब करीब जा रहे हैं, जैसे 100 में से 50 मार्क्स वाला पास हो अगर, ठीक है, और आपके 45 46 मार्क्स बन रहे हैं 4 सवालों के अंदर, अगर आप 5वां सवाल छोड़ देते हैं तो 46 पे आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 5वें सवाल में कुछ भी लिखा हो उस टॉपिक से रेलिवेंट, तो एग्जामिनर भी जो है वो कोई आपके दुश्मन नहीं होते, ठीक है। उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि स्टूडेंट पास हो, ठीक है। वही स्टूडेंट फेल होते हैं जो खुद, जिन्होंने कसम खाई होती है कि हम फेल होंगे, ठीक है, जिनका पेपर ये कहता है कि जी हमें फेल किया जाए, जिन्होंने 3 सवाल अटेम्प्ट किए होते हैं, 4 किए होते हैं, ठीक है। तो वो अक्सर उनको पास करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर 5वां सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे, आपका वीक है, आपको नहीं भी आता, कुछ ना कुछ आपने एक आध पेज लिख दिया, एक पेज भी लिख दिया, तो उसमें आपको हो सकता है 4-5 ग्रेस मार्क्स मिक्स मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप फेलियर के करीब करीब हो। और अगर आप पास भी हो रहे हो तो फिर भी हो सकता है एग्जामिनर आपको उस 5वें सवाल के अंदर 0 मार्क्स ना दे, एक पेज अगर आपने लिखा भी है तो कोई 2 नंबर दे दे, तो आपका बेनिफिट या नुकसान कभी भी नहीं होगा उससे। और देखिए ना, नुकसान तो आपको ऑलरेडी है, अगर आप छोड़ दें 0 मार्क्स अटेम्प्ट करने का, तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ फायदा ही हो जाए, नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो क्वेश्चन की एंडिंग है उसको प्रॉपर करें। प्रॉपर एंडिंग से मुराद ये है कि सवाल जब खत्म हो जाए आपका,
स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसके बाद प्रॉपर आप लाइंस लगाएं। ठीक है, एंडिंग ये क्या करें, आप लाइंस लगाएं। उस लाइन से ये होगा कि एग्जामिनर को क्लियर पता लग जाएगा कि ये सवाल यहाँ एंड हो गया, इस सवाल को यहाँ पे मैं मार्क कर लूँ, इसके नंबर्स में यहाँ पे लगा दूँ। नॉर्मली होता ही है, मैंने खुद भी बहुत दफ़ा पेपर मार्क किए हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। तो स्टूडेंट ये करते हैं कि एक तो एक ही पेन से पेपर शुरू कर देते हैं, ठीक है, और आखिर तक लिखते जाते हैं। उसमें यही नहीं पता लगता कि अगला सवाल शुरू कहाँ से होता है। अब अगर मेरे सामने आप सोचें 200 पेपर पड़ा हुआ, 200 पेपर्स पड़े हुए हों, और मैंने वो 200 पेपर्स चेक करने, उनका रिजल्ट देना है, ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं पीछे बैक करूं और बैक करके ढूंढूं जाके कि ये इस बच्चे का सवाल खत्म कहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये आपने खुद एग्जामिनर को बताना होगा कि जी ये सवाल यहाँ खत्म हो गया। तो किस उसका तरीकाकार क्या है कि आपका सवाल जहाँ खत्म हो जाए उसके बाद आप लाइंस लगाएं, डबल लाइन लगाएं, जिस जो भी करें, प्रॉपर एक आप मैसेज दें कि जी मेरा सवाल खत्म हो गया। ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपका सवाल मार्क कर ले। आप खुद सोचें कि अगर आपका कोई एक भी सवाल ऐसे स्किप हो जाए तो आपको कितना बड़ा लॉस उसका होगा। इसी तरह न्यू क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी वही बात है कि न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भी आपने क्लियर मैसेज देना है कि आप न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे। कभी भी अगर सपोज ये एक पेज है ना आपके सामने, अगर इतना आपने पहले लिख लिया है और यहाँ थोड़ी सी जगह रह गई है, तो यहाँ से कभी भी नया सवाल ना शुरू करें, क्योंकि वो एग्जामिनर जब चेक करता है तो वो ऊपर ऊपर टिक्स लगाता है, हो सकता है नीचे वो देखे ही ना कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 आपने स्टार्ट कर लिया है। हाँ, अगर सपोज यहाँ पे आपका पिछला सवाल खत्म हो गया पेज के टॉप पे, तो अब ये पूरा पेज तो छोड़ते हुए अच्छा नहीं लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा इसने पेपर खत्म कर दिए। तो यहाँ पे आप फिर थोड़ा सा स्पेस देके प्रॉपर 2-3 लाइंस लगा के, या एक लाइन नीचे लगा लें, ठीक है, मार्कर से लगाएं या ब्लैक पेन से लगाएं, लेकिन क्लियर लाइन हो। और फिर यहाँ आप क्वेश्चन लिखें, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा लिखेंगे। सपोज ये मार्जिन लिखा हुआ आपने लगाया हुआ है, तो मार्जिन की इस तरफ जिस तरह वो बचपन में नहीं लगाते थे सीन और जीम या क्यू और ए, वो नहीं करना आपने। ठीक है, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए, तो अब आपने यहाँ पे पूरा लिखना है। अगर आपको लगता है कि जी पेपर में टाइम बड़ा कम है, क्वेश्चन में नहीं लिख सकता पूरा, तो कम से कम ये QUESTION नंबर 1 या नंबर 3 पूरा लिख के इसको डबल अंडरलाइन करें। इतना तो आप कर सकते हैं ना, ये इसमें 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, इस तरफ मार्जिन के इस तरफ Q2 Q3 नहीं लिखना, क्योंकि वो स्टेपल हुआ होता है, वो नजर ही नहीं आएगा एग्जामिनर को कि जी इसका अगला सवाल शुरू हो गया है। तो नए सवाल को भी आपने विजिबल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर हमने देखते हैं कि उसमें पता ही नहीं लगता कि जी नया सवाल कहाँ से शुरू हुआ है या पिछला सवाल कहाँ खत्म हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। Q1 Q2 नहीं लिखना, बल्कि पूरा क्वेश्चन लिखना है। और बेहतर है कि उसके नीचे अगर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं तो लिखें, वरना आप क्वेश्चन की वर्डिंग अगर नहीं लिख सकते तो वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको यहाँ विजिबली लिखें, मार्कर से लिखें, जैसे भी आपका दिल करे आप लिखें। ठीक है, पेपर खत्म आपका हो जाए जब, तो अगर आपके पास टाइम हो तो पेपर को रीचेक करें, पेपर रीचेक करने के बाद आप सबमिट करवा दें। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन ये है कि अगर मैथ्स वगैरह का पेपर है या कोई इस तरह का है तो आप उसको रीचेक लाजमी कर लें। समटाइम्स रीचेकिंग से आपको मिस्टेक का पता लग जाता है, या कोई पार्ट वगैरह मिस हो गया तो वो भी आपको पता लग जाता है। इसके बाद ये है कि अगर एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप एग्जाम देने के बाद ना पॉजिटिव रहें। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अगर आप अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस लेकर आएंगे, नेगेटिव रहेंगे आप, ठीक है, तो उसके रिजल्ट भी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी और ओवरऑल भी नेगेटिव होता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर भी वो हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच रखें। जब भी आप अच्छी सोच रखेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे, कोई भी आप काम कर रहे हो, बेशक एग्जाम हो कोई भी काम हो, तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर आपके कोई पेपर्स रह गए नेक्स्ट, तो आप फिर उनकी तैयारी करें। अब देखिए, एक पेपर जो आप दे चुके हैं उसके ऊपर आपने पैनिक नहीं करना। पैनिक से मुराद क्या है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखानी। एक पेपर अगर आपका ख़राब हो भी गया है तो आपने उसको सर पे सवार नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसको सर पे सवार कर लिया तो अगले पेपर्स में आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सपोज अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो एक पेपर अगर ख़राब हुआ तो आप 5 पेपर ठीक कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। लेकिन अगर आपने एक पेपर खराब करके इस पर डिसार्ट हो गए तो अगले 5 पेपर भी आपके खराब होंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है।
तो एक पेपर अगर खराब हो भी गया तो आप ये कोशिश करें कि नेक्स्ट 5 पेपर्स को और अच्छा करने की कोशिश करें। आप ये सोचें कि अगर एक पेपर में मेरे एवरेज मार्क्स आते हैं तो अगले पेपर्स में मैं हाई स्कोर लूंगा, ठीक है, ताकि मेरी एवरेज क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हम अक्सर ये करते हैं कि एक पेपर देकर आते हैं, अगर एक दो छुट्टियों के बाद हमारा अगला पेपर है तो हम घर आकर या रास्ते में या बाद में भी मैसेजेस के ऊपर, कॉल्स के ऊपर अपने क्लास फेलोज के साथ पिछले पेपर की डिस्कशन ही करते रहते हैं कि यार बताओ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 4 में तुमने क्या लिखा था, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा था। उससे क्या होता है कि आप जो है वो परेशान ही होते हैं, नॉर्मली यही है, ठीक है, आपको उसमें पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। एक स्टूडेंट जब पेपर कर रहा होता है ना, तब भी उसको पता होता है कि उसका पेपर कैसा हुआ है। अक्सर जो स्टूडेंट कहते हैं ना मुझे पता नहीं है कैसा पेपर हुआ है, वो झूठ बोलते हैं। आप खुद बताएं, आपने जिंदगी में जितने भी पेपर्स दिए हैं, आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए पता लग जाता है कि पेपर अच्छा हो रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करें, क्योंकि डिस्कशन करने से आपका जो फोकस है ना नेक्स्ट पेपर्स का, वो लूज कर आप कर देंगे, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप अगर कोई अगला स्टूडेंट कह दे कि जी मेरे तो अच्छा पेपर हुआ है और मेरे तो आंसर्स ये आए हैं, तुम्हारे आंसर ये चेंज क्यों आ गए, तो आपको उसी परेशानी में लगे रहेंगे, यार चलो उसका तो 4 आंसर आया था, मेरा 5 कैसे आ गया, ठीक है। तो इसको अवॉइड करें, नेक्स्ट पेपर्स पे फोकस करें। हाँ, आपके पेपर खत्म हो जाएं, फिर आप जितनी मुझे डिस्कशन करें दोबारा पेपर सॉल्व करने में से, ठीक है। लेकिन अभी पेपर चल रहे हो तो उस दौरान आप पिछले पेपर की कुछ परेशानी को लेकर अगले पेपर्स को खराब ना करें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। मेरा अपना भी काफ़ी एक्सपीरियंस है पेपर मार्किंग के हवाले से, और वैसे भी ये ऑब्जर्वेशन के हवाले से भी, कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो अपनी फीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि क्या आप ये इनमें से कौन कौन सी टिप्स फॉलो करते हैं, और क्या आपने कोई नई चीज़ सीखी है आज की वीडियो में कि नहीं सीखी। जिन जिन के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ में भी हो रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और अच्छे से तैयारी करें, पॉजिटिव रहें, स्मार्ट वर्क करें और पॉजिटिव सोच रखें, तो इंशाल्लाह आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश किया करें, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अल्लाह भी आपके साथ अच्छा मामला ही करेगा। मेरा तो इस बात पे बिलीव है, आप भी बिलीव करके देखें तो इंशाल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चेंज नज़र आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।